चलो नेक्स्ट चैप्टर अपना 14 चैप्टर का नेम लिखो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। हिंदी में अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स ठीक है। हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स। इसमें लिखो धातुओं का वर्गीकरण। हेडिंग डालो धातुओं का वर्गीकरण। इसमें लिखो ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को किससे लिखते हैं? किससे लिखते थे? सिग्मा से। और रेजिस्टिविटी को किससे लिखते थे? रो से। और कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू 1/रो या रो इक्वल टू 1/सिग्मा। ठीक है। ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी ब्रैकेट में लिखना रो इक्वल टू 1/सिग्मा या सिग्मा इक्वल टू 1/रो। The solids are mainly classified in three types. इसमें लिखो ठोस धातुओं का सापेक्षिक चालकता अथवा प्रतिरोधकता के आधार पर ब्रैकेट में लिख लेना रो इक्वल टू 1/सिग्मा के आधार पर तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 लिखो मेटल्स। नंबर 1 है मेटल्स या कंडक्टर्स। ठीक है। धातु अथवा चालक। देखो भाई हमने ऊपर क्या लिखा कि जो सॉलिड है मटेरियल उनको हम तीन टाइप से वर्गीकृत क्लासिफाई करेंगे। किस बेस पर? रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी के बेस पर। अगर चीजों को अलग अलग बेस पे क्लासिफाई किया जाता है ना, यहाँ हम किसके बेस पे क्लासिफाई करेंगे? रेजिस्टिविटी पे। तो कंडक्टर जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, इसलिए वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, और कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। तो रेजिस्टिविटी सबसे कम कितनी होती है? रो की वैल्यू होती है 10⁻² टू 10⁻8 या फिर 10⁻² टू 10⁻8। और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम इंटू मीटर इनवर्स। रो नहीं ओम इंटू मीटर ही होती है, ओम इंटू मीटर होती है। ठीक है। और अगर कंडक्टिविटी लिखना हो तो हमें पता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? 1/रो होता है। तो सिग्मा की वैल्यू, ये जो वैल्यू है, देखो एक वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन तीनों में से एक की रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी की रेंज पूछ लेते हैं। ठीक है। तो एक याद कर लो, दूसरी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि सिग्मा इसका क्या होता है? रिवर्स होता है। तो रिवर्स होता है तो 10⁻² से 10⁸। यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं? साइमन। तो या तो उसको लिख दो ऐसे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स,
या ऐसे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या साइमन इंटू मीटर इनवर्स। हाँ महो, या बोल दो महो इंटू मीटर इनवर्स, सब एक ही बात है। ठीक है, तो ये दोनों लिख लो। लिखो मेटल्स पोजेसेस वेरी लो रेजिस्टिविटी। धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यल्प होती है। मेटल पोजेसेस वेरी लो रेजिस्टिविटी एंड वेरी हाई कंडक्टिविटी। धातुओं की प्रतिरोधकता अति अल्प होती है, धातुओं की प्रतिरोधकता अति अल्प होती है और उनकी चालकता अति उच्च होती है, और उनकी चालकता अति उच्च होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेकंड पॉइंट, सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक। सेमीकंडक्टर्स अर्धचालक। इसमें लिखो दे हैव रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, दे हैव रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी intermediate to metals and insulators, intermediate to metals and insulators। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता एवं चालकता, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता एवं चालकता चालक तथा अचालक के मध्य की होती है, चालक तथा अचालक के मध्य की होती है। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है, 10⁻⁻5 टू 10⁻+6, -5 से +6 ओम इंटू मीटर। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, 10⁻+5 से 10⁻⁻6 साइमन इंटू मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेमीकंडक्टर। अभी से हाथ मत दुखाओ, इसमें लेख लिखने हैं बड़े बड़े थ्योरी के। थर्ड पॉइंट, इंसुलेटर्स, अचालक या कुचालक, इंसुलेटर्स। ठीक है, इसमें लिखो दे हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी एंड वेरी लो कंडक्टिविटी, वेरी हाई रेजिस्टिविटी एंड वेरी लो कंडक्टिविटी। तो वेरी हाई रेजिस्टिविटी यानी कि रो की वैल्यू होती है 10⁻11 टू 10⁻19 ओम इंटू मीटर। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, वेरी लो, 10⁻⁻11 टू 10⁻⁻19 साइमन मीटर इनवर्स। ये वैल्यू याद रखनी है, पूरे पूरे चांसेस है इन तीनों की वैल्यूज में से एक हाफ या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, हर बार ही आता है, तो तोते की तरह टीवी होने चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डालो, अब देखो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर ही। नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। नंबर 1 लिखो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। अर्धचालक के प्रकार, पहला लिखो प्राथमिक अर्धचालक, अर्धचालक के प्रकार, उसमें पहला लिखो प्राथमिक अर्धचालक। इसका एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, SI&GE, बस इतना ही और कुछ नहीं लिखना। इसमें लिख लो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, SI&GE,
सिलिकॉन और जर्मेनियम, और सबसे ज्यादा यही पढ़ेंगे हम पूरे चैप्टर में। इसमें दूसरे में लिखो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, युग्मित अर्धचालक या यौगिक अर्धचालक, ठीक है। दूसरा है कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। इसमें भी 3 टाइप के हैं। पहला है इनऑर्गेनिक, दूसरा है ऑर्गेनिक, और तीसरा क्या है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। बस ये एग्जांपल है, याद रखने, कई बार आ जाते हैं ऐसे, बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे, कहेंगे इनमें से सेमीकंडक्टर बताओ कौन सा है, या ऑप्शन में आ जाएंगे। ये भी कम पूछ सकता है कि इनऑर्गेनिक कौन सा, ऑर्गेनिक कौन सा, ये शायद ना पूछे, ज्यादा ये पूछेगा बहुत सारे एग्जांपल दे दे, उनमें से कहेगा कि सेमीकंडक्टर छांटो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक होते, इनऑर्गेनिक होते हैं सीडीएस, गैलियम, गैलियम आर्सेनाइड और CDSE और INP, ये सब एग्जांपल है। ऑर्गेनिक के हैं एंथ्रासीन, ये लिख रहे हैं ना, अकार्बनिक, ये कार्बनिक, और ये कार्बनिक बहुलक, हिंदी में अकार्बनिक, कार्बनिक, और ये कार्बनिक बहुलक, ठीक है। एंथ्रासीन, डोप्ड थैलोसायानीन्स, नाम याद रखने भाई, कोई काम नहीं आएंगे अपने अपने चैप्टर में, सिर्फ अपने सिलिकॉन जर्मेनियम पढ़ेंगे, लेकिन आ जाते हैं। डोप्ड THALO, थैलो, इसमें P साइलेंट रहता है ना, साया CYA, बड़ा अजीब सा नाम है, NINES ETC, क्योंकि NCERT में दिए हैं तो हमारी मजबूरी है। और पॉलीमर में है पॉलीपाइरोल, पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, और नेक्स्ट है पॉलीथायोफीन, POLYTHIOPHENE ETC, याद रखना बस, ठीक है। ये सब सेमीकंडक्टर्स है, जिनमें से ये तो पूछे भी गए हैं, कौन से, इनऑर्गेनिक वाले, ये कम पूछे गए हैं, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स वाले, ठीक है। तो पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, हल्का हल्का आइडिया भी रहेगा तो तुम देख पाओगे, वरना एग्जाम्पल में तो तुम इतना ही लिख दोगे ना तो काफी है। जब मान लो सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल लिखने तो ये लिख देना, ये वैसे बस हल्के हल्के नाम तुम्हारे पढ़े हुए होंगे, तो मान लो ऑप्शंस में आ जाएंगे तो वैसे देख लोगे, या फिर ऐसे आ जाएंगे ऑर्गेनिक कौन से और ऑर्गेनिक पॉलीमर कौन से, बहुत कम चांसेस है, यहां तक ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स। ठोसों में बैंड सिद्धांत, अब यहां से अपना चैप्टर शुरू होता है, बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स। देखो इसके लिए थोड़ा सा, अगर हमारा 12 चैप्टर का बेस तैयार है, हमें बोर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में थोड़ा पता है, तो चीजें समझनी ज्यादा आसान होगी। बोहर ने क्या बताया था, बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम में किन ऑर्बिट में मूव करते हैं, स्टेबल ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में, और उन ऑर्बिट का क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है, और वो ऑर्बिट कंटिन्यूअस होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है वो सतत होते हैं या विरक्त होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं कि एक के बाद दूसरा जस्ट उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा दूसरा एनर्जी लेवल, या उनके बीच में कुछ गैप होता है, गैप होता है ना। कंटिन्यूअस बोलने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ये पहला एनर्जी लेवल और दूसरा बस जस्ट इसके साथ ही शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं होता। उसने क्या बताया था, पहला एनर्जी लेवल ये, दूसरा बाद में शुरू होगा, तीसरा और ऐसे शुरू होगा, लेकिन आगे जाकर है ना उनका गैप क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ये हमने देखा था। क्यों? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -13.6 Z² /n²।
तो पहले एनर्जी लेवल अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो 13.6 आया था, दूसरा कितना आया था 3.4 आ गया था। जब उसको 4 से डिवाइड करेंगे n की जगह 2 रखेंगे तो 3.4, तीसरा 1.5 आएगा और चौथा 0.85 आएगा। तो मान लो मेरा पहला एनर्जी लेवल ये है 13.6 वाला, तो दूसरा एनर्जी लेवल और पहले के बीच में गैप कितना है 10.2 का है, तो मतलब इससे थोड़ा दूर बनेगा 10.2। तीसरा एनर्जी तीसरे और दूसरे के बीच में गैप देखो बहुत कम है, 14 में से 5 गए 9, 1.9 का ही गैप है। देखो पहले और दूसरे में गैप है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है, और दूसरे और तीसरे में सिर्फ 1.9 का ही है, तो उनके बीच का गैप कम हो गया ना। फिर देखो तीसरे और चौथे के बीच में गैप देखो और कम हो गया, कितना हो गया 0.65 का हो गया। तो ये मान लो जो ये गैप है इससे और कम होगा तो वो जो लेवल है वो और पास आ जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एनर्जी लेवल क्या होते हैं बहुत पास पास होते हैं, और वो इतने पास होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि लगभग क्या है कंटिन्यूअस ही है। इसलिए हम जब क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं तो क्लासिकल फिजिक्स में हम चीजों को बड़े लेवल पर देखते हैं। तो बड़े लेवल में क्या होता है इन जनरल जब हम एटम देखते हैं तो हमें ज्यादातर हमारे कौन से काम आते हैं आउटर ऑर्बिट काम आते हैं। तो वो आउटर ऑर्बिट ऐसे शो होते हैं कि उनके एनर्जी लेवल क्या कंटिन्यूअस है। लेकिन जैसे जैसे हम छोटे लेवल पे जाते हैं एनर्जी लेवल के बीच का गैप क्या होता है इंक्रीज होने लग जाता है, जिससे कि वहां पे क्वांटम फिजिक्स आ जाती है, क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरीज अप्लाई ही नहीं होती। समझ रहे हो? तो इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाया हमने बैंड थ्योरी के अंदर। देखो बैंड थ्योरी क्या बता रही है कि क्योंकि बोहर ने ये तो प्रूव कर दिया था कि एटम के जो इलेक्ट्रॉन जिन एनर्जी लेवल में घूमते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वो उन एनर्जी लेवल के बीच का गैप क्या होता जाता है कम होता जाता है। अब इन जनरल जो भी हमारे आसपास मटेरियल है, चाहे मार्कर है या कोई भी चीज है, मेटल है, नॉन मेटल है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, कुछ भी है, वो सब किससे मिलके बने एटम से। और एटम वो अगर सॉलिड स्टेट के अंदर है तो वो एटम बहुत ज्यादा पास पास में है। तो देखो जैसे ये एक एटम है और एक दूसरा एटम है और दोनों सेम एटम है, तो जब दोनों पास पास आएंगे तो इनके एनर्जी लेवल जो है वो ओवरलैप्स करेंगे, ठीक है। तो जब एनर्जी लेवल ओवरलैप्स करेंगे तो बड़े एनर्जी लेवल बनेंगे, ठीक है, बहुत सारे एनर्जी लेवल बनेंगे। तो जब पास पास में आएंगे दो एटम, ये तो दो आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे अनंत इनफाइनाइट नंबर, क्योंकि जब हम कोई छोटा सा मटेरियल भी देखेंगे उसमें एटम के नंबर तो बहुत ज्यादा होंगे, तो बहुत सारे एनर्जी लेवल बनेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे एनर्जी लेवल बनेंगे और जैसे जैसे हायर एनर्जी लेवल जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो एनर्जी लेवल सारे क्या है एकदम पास पास में ही है, ठीक है। तो अब यहां पर दो तरह के एनर्जी लेवल्स हो जाते हैं, क्योंकि हर एटम में सभी तरह के एनर्जी लेवल होते हैं। कुछ जो सबसे बाहर वाले एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, और जो अंदर वाले एनर्जी लेवल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। क्योंकि हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 ऐसे करके चलते हैं। अब जैसे मान लो किसी का एटॉमिक नंबर है 5, तो 5 है तो पहले में तो पूरे 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, दोनों भरे जाएंगे, 3 तो आते नहीं है ऑर्बिट में, दूसरे में भी 2 आते हैं, तीसरे में 1 आएगा। तो इसका जो आउटर ऑर्बिट है वो खाली है, लेकिन अंदर वाले ऑर्बिट तो भरे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है जब एटम पास पास में आते हैं तो दो तरह के एनर्जी लेवल बन जाते हैं। एक तो वो एनर्जी लेवल जिनके इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड है, एक तो वो ऊर्जा स्तर जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह भरे हुए हैं, एक वो एनर्जी लेवल जिनके इलेक्ट्रॉन कुछ में भरे हुए हैं, लगभग क्या है खाली है, ठीक है। तो दो तरह के एनर्जी लेवल होंगे। अच्छा, जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो हायर एनर्जी लेवल होंगे या लोअर एनर्जी लेवल होंगे? जिन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन कम होंगे या नहीं होंगे वो कौन से एनर्जी लेवल होंगे? हायर ही होंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो लोअर एनर्जी लेवल से भरने शुरू होंगे, तो जो भी खाली होंगे वो हायर एनर्जी लेवल होंगे। तो हमने देखा कि बहुत सारे, जैसे यूं मान लो बहुत सारी लाइनें पास में ही एनर्जी लेवल की, तो जो भरी हुई थी वो तो एक जगह इकट्ठी हो गई और जो खाली थी वो ऊपर इकट्ठी हो गई। तो यहाँ पे दो तरह के एनर्जी लेवल बन गए। और वो एनर्जी लेवल कैसे बने कि एक लेवल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। शुरू वालों में तो मान लो गैप है, नीचे वालों में तो ठीक है, ऊपर वालों में तो वो सब बहुत बहुत पास में है, ठीक है। तो ऐसा लगता है बहुत सारे एनर्जी लेवल एक जगह इकट्ठे हो गए और वो इतने पास पास है कि हमें ऐसा फील होता है कि सारे एनर्जी लेवल क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये जो बहुत सारे एनर्जी लेवल एक जगह जमा हो जाते हैं इसी को क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड, ऊर्जा बैंड, ठीक है। अब एनर्जी बैंड दो टाइप के हैं, एक तो वो है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है या है ही नहीं, एक वो है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड है। तो जब हम कोई दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो कौन से किसकी वजह से बॉन्ड बनाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? जहां पे जो एनर्जी लेवल है वो फुलफिल्ड होते हैं, ठीक है। और जो बॉन्ड बनाते हैं, तो दूसरे जो एनर्जी लेवल वो कौन से बॉन्ड बनाते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। केमिस्ट्री में ऐसा तो पढ़ा ही है। तो एक तो वो है जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। एक वो जहां पे इलेक्ट्रॉन फुल है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? देना चाहते हैं। तो दो तरह के वहां पे बॉन्ड एनर्जी बैंड होंगे हमें इस बेस के ऊपर। जिसके अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड, क्योंकि वो वैलेंस, उसके पास वैलेंसी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है जिसे देकर वो नए बॉन्ड बना सकता है। और एक वो है जो फ्री है, जो मतलब हर तरह से फ्री है और अवेलेबल है कि हाँ मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो तो मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा भी और फ्रीली घुमाऊंगा भी, क्योंकि उसके पास तो सारे एनर्जी लेवल खाली पड़े। अब जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी लेवल है, ये मान लो एस ऑर्बिट है, तो एस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो ये लेगा ही नहीं, ये कहेगा मेरे पास जगह ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन चला जाए तो इसमें ये भी कहेगा मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, सबके पास आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फ्रीली मूव कर सकता है उसके अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है तो उसको हम क्या बोलते थे? कि इलेक्ट्रॉन कंडक्ट होने लग गया, चलने लग गया, करंट हमें मिलने लग गया, तो इसको बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड, ठीक है। तो जब सॉलिड पास पास आते हैं तो एनर्जी लेवल पास पास आते हैं, एनर्जी लेवल पास पास आते हैं तो दो तरह के एनर्जी लेवल एक जगह जमा हो जाते हैं। जिन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होते हैं, पूर्ण पूरित होते हैं, उनको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। और जिन एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन या तो होते ही नहीं है या बहुत कम होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कंडक्टिंग बैंड या चालन बैंड। हिंदी में बोलेंगे हम चालन बैंड, और इसको हिंदी में बोलेंगे हम संयोजी बैंड। समझ में आई बात? ठीक है। अब क्या होता है कि देखो हर मटेरियल अलग तरह का होता है, हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर में क्या होता है? हम जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, ठीक है। तो वो बैंड थ्योरी ने कैसे एक्सप्लेन किया? भाई वहां हमें पता नहीं फ्री क्यों है, किस वजह से इलेक्ट्रॉन उसके कंडक्टर में ही फ्री है, लकड़ी में फ्री क्यों नहीं है? क्यों? वो इंसुलेटर हो गया, तो उसमें फ्री क्यों नहीं है? ठीक है। तो वो बैंड थ्योरी ने वो चीज थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, क्योंकि एक तो देखो एटॉमिक नंबर अलग अलग है, ठीक है। जैसे मान लो फेरस 26 नंबर पे है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा फेरस का एनालिसिस करते हैं। फेरस 26 नंबर पे है, तो चलो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितने हो गए? 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, कितने बचे? 6। और इसके बाद में क्या आता है? 3d। अरे आता है कि नहीं आता? 3d। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। अब d ऑर्बिट में कितने शेल होते हैं? सब शेल या सब ऑर्बिट 5 होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितनी जगह खाली है? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉनों की जगह खाली है, ठीक है। सोचो जब एक फेरस एटम या एक फेरस न्यूक्लियस फेरस एटम दूसरे फेरस के पास आएगा, तो ये जब ऑर्बिट आपस में मिलेंगे तो एक में वैलेंसी कितनी है? 4 की। तो दो एटम मिलेंगे तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 8 की, ठीक है। और 8 में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इन 4 में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 की जगह, तो 8 में 8 इलेक्ट्रॉन और 8 की जगह है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो थोड़ी हमेशा, जैसे इसमें 2 आ सकते हैं, तो ये कभी यहां पे रहेगा कभी यहां रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में 2 जगह रह सकता है, और अगर ये आपस में एक्सचेंज होने लग जाए तो ये और घूमेंगे, तो ये रैंडम घूमने लग जाते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के अंदर, ठीक है। इसलिए फेरस को हम कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर को फेरस नहीं बोलते, फेरस को कंडक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसा होता है, उसका नेचर के अंदर एटॉमिक नंबर ही ऐसा, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे इस तरह से अरेंज हुए हैं कि वो ऐसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है जिसके कारण हम उसको कंडक्टर बोल रहे हैं। समझ रहे हो इस बात को? तो इस कारण उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बैंड थ्योरी ने क्या बोला कि जब एनर्जी लेवल पास पास आएंगे तो क्या होगा कि जैसे अब देखो बैंड को मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये कंडक्शन बैंड हो गया और ये मेरा ये वैलेंस बैंड हो गया और ये मेरा कंडक्शन बैंड हो गया, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कुछ मटेरियल में ऐसा होगा कि कंडक्शन बैंड का ये देखो ये है लोएस्ट एनर्जी लेवल, और ये वैलेंस बैंड का क्या है? हाईएस्ट एनर्जी लेवल। तो कुछ मटेरियल में ऐसा होगा कि वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल और कंडक्टर बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल उसके हाईएस्ट, वैलेंस बैंड के हाईएस्ट एनर्जी लेवल से भी नीचे होगा। तो कंडक्शन बैंड क्या करता है? फ्री स्पेस देता है इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए। तो जब कोई मटेरियल ऐसा होगा कि उसका कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के अंदर ही होगा,
चालन बैंड संयोजी बैंड के अंदर ही होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली ज्यादा घूम पाएंगे ना, ठीक है। तो वैसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। समझ रहे हो। अब कुछ मटेरियल ऐसे होंगे कि उसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर थोड़ा सा गैप होगा, लेकिन अगर थोड़ी सी हम एनर्जी दे दे इलेक्ट्रॉन को तो ये गैप बहुत छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चले जाएंगे। तो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर तो वो कैसा बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह, लेकिन थोड़ा सा भी टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज हो जाएगा तो वो अपने आप क्या बन जाएंगे, कंडक्टर। क्यों, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो उस मटेरियल को क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर। ठीक है। तो ये मटेरियल जो कम टेम्परेचर पर तो नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ा तो किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं, कंडक्टर की तरह। तो उसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। मतलब कभी कंडक्टर है और कभी इंसुलेटर है, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिसका जो कंडक्शन बैंड या चालन बैंड है और वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड है, उनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है तो क्या होता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी गैप पार नहीं कर सकता कि यहां से जंप करके यहां चला जाए। ठीक है। तो जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ा दो, बहुत कम इलेक्ट्रॉन होंगे जो यहां तक जाएंगे। उससे पहले क्या होगा, मटेरियल ही जल जाएगा। जैसे लकड़ी है, लकड़ी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लकड़ी जल जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां से यहां बहुत कम जाएंगे, इसलिए वो क्या रहता है, हमेशा इंसुलेटर। इसलिए बिजली गिरने के ऊपर लकड़ी जल जाती है, क्योंकि जब बिजली गिरती है लकड़ी के पेड़ पर या लकड़ी के घर के ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी लेके बाहर नहीं जा पाते, तो फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट अप हो जाती है और मटेरियल क्या हो जाता है, जल जाता है। समझ गए। तो बैंड थ्योरी ने बैंड की मदद से मटेरियल की कंडक्टिविटी नॉन कंडक्टिविटी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो जो मटेरियल ज्यादा कंडक्टिंग है तो उसका एनर्जी गैप क्या है, लगभग जीरो। जो मटेरियल नॉर्मल टेम्परेचर पर तो नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, चालक की तरह व्यवहार करता है, उसको बोलेंगे हम सेमीकंडक्टर। और जिस मटेरियल में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी कंडक्टर नहीं बन पाए, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर या अचालक या नॉन कंडक्टर। अब वो एनर्जी गैप कितना होता है इसका तो देखो, क्योंकि ये एनर्जी लेवल जो है वो ओवरलैप कर गए, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो गए, तो ये जो एनर्जी गैप को जी से लिखेंगे ये लगभग कितना होगा, जीरो ही होगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर का लेस देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। और इसका एनर्जी लेवल होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। कई जगह ये लगभग ऐसा भी लिखा होगा Eg लगभग इक्वल टू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतने के आसपास ही होता है, लेकिन 3 से कम कम ही होगा। जिन भी चीजों का एनर्जी गैप 3 से कम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, उनको हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। और जिनका 3 से ज्यादा उनको क्या बोलेंगे हम, इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर या अचालक। समझ में आया। अब ये जो बताइए सब लिखना है तुमको, ठीक है। तो बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स हेडिंग डाल ली, इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल, अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल, according to the Bohr atomic model, in an isolated atom, in an isolated atom, the energy of any of its electron, the energy of any of its electrons is decided by the orbit, is decided by the orbit in which it revolves, decided by the orbit in which it revolves। पॉइंट बना बना के लिखने, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। तुम लिखो भाई, बोहर मॉडल के अनुसार किसी विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन, किसी विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, किसी विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बट व्हेन द एटम्स कम टुगेदर, बट
when the atoms come together to form a solid, they are very close to each other. They are very close to each other. So the outer orbits of electrons, so the outer orbits of electrons from neighboring atoms, from neighboring पड़ोसी, from neighboring atoms would come very close, or overlap to each other, would come very close or overlap to each other. ठीक है, तुम लिखो, परंतु जब ठोस वस्तु का निर्माण होता है, परंतु जब ठोस वस्तु का निर्माण होता है तो परमाणु बहुत पास आते हैं, तो परमाणु बहुत पास आते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर भी बहुत पास आते हैं, अथवा इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर भी बहुत पास आते हैं, अथवा एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनसाइड द क्रिस्टल each electron has a unique position, each electron has a unique position, and none of two electrons see exactly the same pattern of surrounding charges, because of this each electron will have a different energy level, each electron will have a different energy level। ठीक है, तुम लिखो, इस प्रकार बनने वाले, पढ़ो इसको दोबारा जो लिखवा दिया है, इस प्रकार बनने वाले क्रिस्टल जालक में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की एक अद्वितीय स्थिति होती है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की एक अद्वितीय स्थिति होती है, तथा कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक समान अवस्था में विद्यमान नहीं हो सकते, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक समान अवस्था में विद्यमान नहीं हो सकते, जिसके कारण उनके ऊर्जा स्तर भी भिन्न होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
these different energy level of electrons, आइसोलेटेड मतलब जो किसी और दूसरी चीज से अफेक्ट नहीं हो रही। आइसोलेट का मतलब ये होता है कोई भी चीज अगर आइसोलेट है मतलब उसके आसपास ऐसा कुछ नहीं है जो उसको इफेक्ट कर रहा है या उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है। यूं समझ लो कि हम ऐसे बोल रहे हैं कि वो एटम वैक्यूम के अंदर है, ठीक है, लेकिन जब हम उन एटम को पास पास लाते हैं तब सॉलिड बनता है तो उनके एनर्जी लेवल भी पास में आते हैं तो नए तरह के एनर्जी लेवल बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, these different energy levels of electrons with continuous energy variation, with continuous energy variation form energy bands, continuous energy variation form energy bands, ठीक है। ये सभी विभिन्न ऊर्जा स्तर, ये सभी विभिन्न ऊर्जा स्तर जो कि सतत ऊर्जा वितरण के अनुसार वितरित होते हैं, सतत ऊर्जा वितरण के अनुसार वितरित होते हैं, ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं, ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द एनर्जी बैंड विच, द एनर्जी बैंड विच includes the energy band which includes the energy level, which includes the energy level of the valence electrons of, which includes the energy levels of the valence electrons, of the valence electrons is called the, is called the valence band, is called the valence band, ठीक है। वे ऊर्जा बैंड जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों के, वे ऊर्जा बैंड जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों के, बातें नहीं है, हाँ तो वो बाद में, संयोजी इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर विद्यमान होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर विद्यमान होते हैं, संयोजी बैंड कहलाते हैं। नेक्स्ट लिखो, द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड, द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड, इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। संयोजी बैंड के ऊपर विद्यमान बैंड को, संयोजी बैंड के ऊपर विद्यमान बैंड को चालन बैंड कहते हैं, चालन बैंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ द लोएस्ट लेवल, if the lowest level of conduction band, if the lowest level of conduction band is lower than the, is lower than the highest level of valence band, is lower than the highest level of valence band, then the electrons can move easily, then the electrons can move easily into the conduction band,
इनटू द कंडक्शन बैंड। तुम लिखो, जब चालन बैंड का निम्नतम ऊर्जा स्तर, पढ़ो इस लाइन को, जब चालन बैंड का निम्नतम ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड के उच्चतम ऊर्जा स्तर से भी, संयोजी बैंड के उच्चतम ऊर्जा स्तर से भी नीचे होता है, नीचे होता है, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इफ देयर इज सम गैप बिटवीन द, इफ देयर इज सम गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड, if there is some gap between the conduction band and the valence band, conduction band and the valence band, electrons in the valence band remains bounded, electrons in the valence band remains bounded, and there will be no free electrons, and there will be no free electrons available in the, no free electrons available in the, no free electrons available in the conduction band, no free electrons available in the conduction band। यदि चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के मध्य, यदि चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के मध्य कुछ ऊर्जा अंतराल होता है, तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में बद्ध अवस्था में रहते हैं, संयोजी बैंड में बद्ध अवस्था में रहते हैं, तथा चालन बैंड में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं होता है, तथा चालन बैंड में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, अपने वही बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम मटेरियल के टाइप पे डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं। लेकिन मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं कि बाय चांस कैसा क्वेश्चन आए तो तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ कि क्या आंसर लिखना है। तो हेडिंग की जगह क्वेश्चन लिख लो एक, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी, on the basis of energy band theory, explain the difference between conductor, insulator and semiconductor। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक को समझाइए। आंसर लिखो, पहले हेडिंग डालो, टाइप ऑफ सॉलिड्स, ठोस के प्रकार, इसमें लिखो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी, solids are divided into three parts।
ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार ठोसों को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठोसों को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 लिखकर हेडिंग डालो, इंसुलेटर सॉलिड। इसमें लिखो द सॉलिड्स इन विच द वैल्यू ऑफ forbidden energy gap, the value of forbidden energy gap, the value of forbidden energy gap between conduction energy band and valence energy band is greater than 3 electron volt, is greater than 3 electron volt, are known as insulator solid, are known as insulator solids. At normal temperature, no electron can pass from the valence band to conduction band, and current does not follow in these solids, ठीक है। तुम लिखो अचालक ठोस। इसमें लिखो वे ठोस जिनमें चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के मध्य विरक्त ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, अचालक कहलाते हैं। तथा सामान्य ताप पर इनका कोई भी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में ऊर्जा अंतराल पार कर नहीं जा सकता है। संयोजी बैंड से चालन बैंड में ऊर्जा अंतराल पार कर नहीं जा सकता है, जिस कारण इनमें धारा का प्रवाह भी नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो इसके। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डायमंड का जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो होता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, बैड कंडक्टर या इंसुलेटर, क्योंकि उसके जो एनर्जी बैंड के बीच का गैप कितना होता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and its energy band gap is 7 electron volt. Diamond is a bad conductor of electricity and its energy band gap या forbidden energy band gap is 7 electron volt. ठीक है।
हीरा, उदाहरण में लिखो, हीरा विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है। हीरा विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता। मुस्कान आगे आ जाओ। और आगे आ जाओ। हीरा विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है तथा इसका विरक्त ऊर्जा अंतराल 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी बना लेना। ये तो है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। ठीक है, और इसका ये डेल्टा EG एनर्जी बैंड गैप ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। CB का मतलब कंडक्शन बैंड, चालन बैंड, और VB का मतलब वैलेंस बैंड। हो गया। सेकंड पॉइंट लिखो, कंडक्टर सॉलिड्स। कंडक्टर सॉलिड्स, चालक ठोस। इसमें लिखो, द वैलेंस बैंड्स ऑफ दीज सब्सटेंसेस, द वैलेंस बैंड्स ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली फिल्ड, are completely filled, FILLED, and the upper part of valence band overlaps with the lower part of the conduction band. Hence, its conduction band is also partially filled. ठीक है, तुम लिखो filled। इस प्रकार के ठोसों में संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं तथा संयोजी बैंड के ऊपरी ऊर्जा स्तर चालन बैंड के निम्नतम ऊर्जा स्तर से भी ऊपर होते हैं। चालन बैंड के निम्नतम ऊर्जा स्तर से भी ऊपर होते हैं, जिस कारण इनका चालन बैंड भी आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है तथा इसका विरक्त ऊर्जा अंतराल शून्य होता है। एंड इट्स फॉरबिडन एनर्जी गैप इज 0। एग्जाम्पल लिखो, all metals are conductor of electricity। all metals, मेटल कौन से होते हैं पता है तुम्हें? ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल लिख लेना, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है? मेटल है। और ये कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो कंडक्शन बैंड है वो वैलेंस बैंड से भी नीचे होता है। तो ये मान लो मेरा है वैलेंस बैंड और ये है मेरा कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से नीचे आ गया ना,
तो ये जो वैलेंस बैंड के ये जो एनर्जी लेवल है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो तो फ्रीली घूमेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका जो डेल्टा Eg होता है वो क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बना लो ये डायग्राम। क्या कर रही है, मैंने सोचा इसके क्या हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखो, सेमीकंडक्टर सॉलिड्स, अर्धचालक ठोस। दो या 3 दिन लगेंगे, थ्योरी बहुत है, अब देख लो, थ्योरी है, अभी तो कम है। दिखाऊं तुम्हें, देख लो, ये देख प्योर थ्योरी है, बस मेरे को तो डायग्राम समझाना फिर लिखवाना ही है। ये देख सिर्फ थ्योरी है। वैसे नोट्स भी तुम्हें दिए हुए हैं, मेरे स्कूल में दे दिए थे ना 14 चैप्टर में, इसलिए क्वेश्चन बना के लिखवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी एक जगह होगी तो तुम समझ ही नहीं पाओगे कहाँ से क्या। हाँ वही चल रहा है। थर्ड पॉइंट है सेमीकंडक्टर सॉलिड्स, अर्धचालक ठोस। इसमें देखो, these substances are behaves as non-conductors at 0 Kelvin temperature. At 0 Kelvin temperature, but when we increase the temperature, they behave like a conductor. So these type of solids are known as semiconductor. So these type of solids are known as semiconductor, and the forbidden energy band gap is less than 3 electron volt. ठीक है, द फोरबिडन एनर्जी बैंड गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार के ठोस 0 केल्विन ताप पर, अचालक की तरह व्यवहार करते हैं। 0 केल्विन ताप पर अचालक की तरह व्यवहार करते हैं तथा तापमान बढ़ाने पर वे चालक की तरह व्यवहार करते हैं अतः इस प्रकार के ठोसों को अर्धचालक ठोस कहा जाता है। इस प्रकार के ठोसों को अर्धचालक ठोस कहा जाता है तथा इनका विरक्त ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, तो इसका एनर्जी बैंड गैप देखो, जब ये डायग्राम बनाओ तो इसका बैंड गैप सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसका तो 0 है। तो इसमें क्या होगा कि कंडक्शन बैंड भी थोड़ा नीचे कर देना और वैलेंस बैंड भी थोड़ा ऊपर कर देना, तो बैंड गैप कम हो जाएगा। तो ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और इसका जो एनर्जी बैंड गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा।
ये डायग्राम बना दो। देखो ये तो मैंने आंसर लिखवाया 4 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से। अगर मान लो ये क्वेश्चन 1.5 नंबर में है कि बताओ बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कैसे डिवाइड होते हैं, तो तुम्हें मेन लाइन याद रखनी है। मेन लाइन क्या है? एनर्जी बैंड गैप की, ठीक है। कंडक्टर के लिए 0 होता है, इंसुलेटर के लिए ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और नॉन सेमीकंडक्टर के लिए लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इनका एग्जांपल और डायग्राम, बस बाकी फालतू की थ्योरी नहीं लिखनी है। इसका एग्जांपल अभी लिखवाते हैं। देखो एग्जांपल्स में सिलिकन सिलिकन के लिए जो डेल्टा Eg की वैल्यू होती है वो होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जर्मेनियम के लिए डेल्टा Eg होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों वैल्यू याद रहनी चाहिए, सिलिकन की 1.1 और जर्मेनियम की 0.7, दोनों 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। समझ गए? तो ये आंसर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, INTRINSIC, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नेज अर्धचालक या मूलभूत। नेज का मतलब मूलभूत होता है, लेकिन तुम्हें नाम नेज ही याद रखना है। फंडामेंटल, इंट्रिंसिक का मतलब फंडामेंटल होता है। नेज अर्धचालक, ठीक है, या मूलभूत अर्धचालक। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सिलिकॉन कितने नंबर पे होता है पीरियोडिक टेबल में? बताओ 2 साल से केमिस्ट्री पढ़ रही हो, इतना तो बताइए होगा। हाँ भाई, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ये 21 नंबर पे तो नहीं जा रहा। दूसरा क्या पढ़ लिया? सेकेंडी, वो स्कैंडियम होता है। सिलिकॉन कितने नंबर पे होता है? 14। देखो 30 तो तुम्हें याद ही होने चाहिए ना, साइंस लिए तो सिलिकॉन कितने नंबर पे होता है? 14 नंबर पे, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ऐसे ही होगा भाई। एस में तो 2 आते हैं, तो 2 भर दिए, 2 2 4 6 10 2 12 14। देखो इसका लास्ट ऑर्बिट कौन सा है? थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड s ऑर्बिट और थर्ड p ऑर्बिट, यानी कि इसके वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन है? जो आउटर ऑर्बिट है भाई, सबसे पहले पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने में, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ही करेंगे। उसके बाद में ये तो पूरे, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन पार्ट लेंगे। यानी कि जो सिलिकॉन है वो जनरली कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। अगर मैं सिलिकॉन का क्रिस्टल लूंगा, एक ऐसा क्रिस्टल मतलब कोई सॉलिड, ठीक है, अगर मैं सिलिकॉन का क्रिस्टल लेता हूं तो उसमें एक सिलिकॉन कितने सिलिकॉन से जुड़ा हुआ होगा? 4 से, क्योंकि उसके वैलेंस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, ठीक है। तो हम सिलिकॉन बनाते हैं, ये एक सिलिकॉन, ये दूसरा सिलिकॉन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां और ये 9वां। ये डायग्राम बना ही लो तुम साथ में। कहा उसको तंग करने लगी तू? वो तो कुछ नहीं पूछेगी तेरे से। ये ड्राइंग देख कर पूछ रही है तो अच्छी है हो गई। आपको कॉमर्स में पढ़ाने भी आते हैं? हाँ, बस इतनी जितनी फिजिक्स में काम आती है।
सर हम भी ज्वाइन कर सकते हैं इतनी कैपेसिटी हमारे पर मेरी नहीं है ना कि मैं तुम्हें अभी भी केमिस्ट्री पढ़ा दूँ। फिजिक्स पूरी हो जाए काफी नहीं है। फिर वो तो हो जाएगी फिर बाकी दिन बचेंगे फिर 4-5 क्वेश्चन करवा देना बड़ी बड़ी तुम मेरे को गारंटी दे दो फिजिक्स में 100 नंबर आ रहे हैं तब तो मैं कुछ भी पढ़ा दूँ, तो मैं हिंदी इंग्लिश भी पढ़ा दूंगा बस। तो फिर अरे कल हो भी गया, गंगानगर में एक लड़की ने सुसाइड कर ली बायो के प्रैक्टिकल के बाद। पता नहीं, वाइवा देने के बाद जैसे क्लास से बाहर निकली सेकंड मंजिल से कूद गई कल ही। तब मुझे याद आया कि केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो तो गया ना चलो फिजिक्स का तो हो गया। इसीलिए तो मैं बार बार तुम्हें तसल्ली दे रहा था कि कोई ऐसा काम कर ना ले कि अरे वाइवा मैं संभाल लूंगा, रो मत। सर को देखने वाला सर से कुछ नहीं पूछो सर एक बंदे नहीं ऐसे गंदी तरह बोलते हैं ये रिकॉर्ड हो जाए कुछ सुनाते हैं। हाँ और बताओ, और क्या 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 हुआ अंकिता? माइक दूं तेरे को? फिर मैं क्लिप कट करके भेजता हूँ। नहीं सर ये गलत बात होती है सर, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, आपको तो पता है। वरना तुम कहीं सेकंड मंजिल से कूद जाओ। सर याद है कि नहीं बोल में अटू तो 4 पे ठीक है उसके बाद ऐसे कैसे बना दिए? क्या हर सिलिकॉन देखो 4 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। सर ये बनाने है क्या अभी? हाँ और मैं टाइम पास कर रहा हूँ ये। और ये 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं सब में, एग्जाम में भी बनाना है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। सर बीच वाले पैसे से क्यों नहीं किया? क्या नहीं किया? इधर वाले पे ऐसे इस पे रह गया बेटा ये, कोई विशेष रीजन नहीं है। और कोई भी रह गया हो तो खुद कर लेना तुम। अच्छा बना डायग्राम। टीचर तो पर वैसे टीचर स्कूल में सबसे खराब ड्राइंग मेरी थी। सर आज हम सारे को सर आप सर को वीडियो भेजो कैसे से सुंदर तुम्हें मैं मेरे साथ वालों की ड्राइंग दिखाऊंगा, तुम कहोगे ये ड्राइंग है ही नहीं। ये फोटो खींची हुई है, अभी दिखाऊंगा तुम्हें। सर आप बनाते उस टाइम आपने जो सीखा सर अरे वो आता ही था बेचारे को, उसको मेरे को थोड़ी आता था। और मेरे को फालतू काम लगते थे ये ड्राइंग कि मेरे बस की बात नहीं है। ड्राइंग कंपटीशन में एक ही काम किया था, एक झोंपड़ी बनाई थी, एक पेड़ बना के ऐसे चिड़ियाएं बना दी थी, एक सूरज बना दिया, बस काम खत्म। हाँ वो ऐसे पहाड़ बना के नदी निकाल दी थी, इतना ही करा था। चलो ये डायग्राम बना लो, फिर करते हैं छुट्टी। कल समझाएंगे इसके बारे में। खूब लिखना है, प्रिपेयर हो गया ना? या तुम अगर लिख के आओ तो मैं समझा दूंगा। सर डॉक्टर ने मना किया मेरे को